दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। सो दोस्तों, एफवाई बीकॉम के सेमेस्टर नंबर 2 में हम पहुंच चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। यस दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमारे टॉपिक का नाम सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज इकोनॉमिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसा इकोनॉमिक्स हम सीखने वाले हैं कि रियल लाइफ में आप अगर खुद का बिजनेस भी करो या किसी कंपनी में मैनेजर बन जाओ, कहीं ना कहीं बिजनेस का रोल तो आएगा ही लाइफ में। जहां पे बिजनेस होगा वहां पे ये इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल होगा। ये इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा करना है, रट्टा करने से हो जाएगा। पास तो हो जाएगा, मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, वापिस बताता हूँ, पास हो जाते हो रट्टा करके। लेकिन रट्टा करके जो नॉलेज होता है ना, वो सिर्फ एग्जाम तक सीमित होता है। जब कैंपस इंटरव्यू के लिए आप जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में होगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू वगैरह होते होंगे। फाइनल ईयर में अच्छे 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 खासे कंपनीज आएंगे आपके इंटरव्यू लेने के लिए, और जब आपको कंपनीज रिजेक्ट करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि साला मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, और पढ़ा था तो एग्जाम के लिए पढ़ा था। सिंपल बात है, किसी भी कंपनी का फंडा यही होता है। अगर मेरी कंपनी है, आप सब इंटरव्यू देने आए हो, मुझे अगर एक बंदा है जो एकदम अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहा है, अच्छा नॉलेज है उसको, और दूसरा है उसका रिजल्ट एकदम जबरदस्त है, मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? जो अच्छे से डील कर रहा है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा। जहां पे आप मार खा जाते हो क्योंकि कंसेप्ट अच्छे नहीं होते, कंसेप्ट अच्छे नहीं होते क्योंकि पढ़ा हमने सिर्फ एग्जाम के लिए। तो ऐसा ना हो आपके साथ, वो हिसाब से हम फर्स्ट ईयर से आपके नियर अबाउट ऑल सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो जो जरूरी आपके लिए सब ले रहे हैं, कंसेप्ट सब क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम पर देने वाले हैं। और आज ही आप एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों, मैं ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा आज के सेशन में, ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आप एक्सपीरियंस करोगे किसी भी एकेडमी में, किसी भी कोचिंग क्लास में या किसी भी कॉलेज के लेक्चर में आपको ये दिखाया नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है ना, आपको आज के लेक्चर में ही रियलाइज हो जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या मजा आ रहा है। हम कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सीख रहे हैं और अपना पैसा वसूले। यहाँ पे हमने पैसा दिया या देने वाले जो भी है, तो हम जहाँ पे पैसे दे रहे हैं वसूले, क्योंकि हमें कुछ तो अलग मिल रहा है। इसकी झलक आपको आज के लेक्चर में मिल ही जाएगी। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसका फर्स्ट पार्ट जब लेक्चर नंबर 1 हुआ कॉस्ट वगैरह, तो क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर ही था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ज्यादा था उसमें, इसलिए मैं वो आज पहले रिवाइज करूंगा और उसी रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एज इफ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं भी किया हुआ, तो भी आपको ये समझे वो हिसाब से रिवाइज करवा। सर हर लेक्चर ऐसे ही होगा? अरे हर लेक्चर ऐसा नहीं होगा यार। अगर मेरा 10वां लेक्चर ले रहे हुए तो पहले 9 थोड़ी रिवाइज कराऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आज के लेक्चर में ऐसा कर रहा हूं मैं कि पहला का लेक्चर फुल्ली रिवाइज करवा रहा हूं। अदरवाइज मैं ट्रेलर लेता हूं 2 मिनट का, लेकिन आज हम पूरा टॉपिक रिवाइज करके लेक्चर नंबर 1 मतलब डिटेल में पूरा, इन द सेंस 5 to 10 मिनट्स में ही, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन आफ्टर एंजॉयिंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकंड्स। हमने क्या देखा था? यस दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू बाय CAKK सर। यस, तो कर्टन खुलते ही सामने आ चुका है हमारा चैप्टर, जिसमें कंटेंट 4 चीजें हम कवर करने वाले हैं पूरे टॉपिक में। जैसे फर्स्ट ये है कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ कॉस्ट, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स, आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट की ही 3 कंसेप्ट है और उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। रिलेशनशिप देखने के बाद, रिलेशनशिप मतलब वो वाला नहीं है, लोगों का नहीं, इधर कंसेप्ट का रिलेशनशिप चल रहा है, एक कंसेप्ट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कर्व्स, जो ग्राफ होते हैं ऐसे आड़े टेढ़े
तो ऊपर नीचे जो कर्व ग्राफ रहेंगे अलग अलग, तो हम वो देखेंगे कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व कैसे मूवमेंट करता है। लास्ट में हम देखेंगे कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये 3 कंसेप्ट है रेवेन्यू से रिलेटेड, ये हम देखेंगे और फिर हो जाएगा टॉपिक का दी एंड। कोई जल्दी नहीं एंड करने की, हम एक एक चीज डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट विद द कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट मतलब जैसे आपने मुझे फर्स्ट लेक्चर में बताया था खर्चा, राइट। सो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे हम बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, अगर कोई भी चीज मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो मुझे 4 चीजें लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर मैं किसी की लैंड यूज करता हूँ, लैंड मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वैकेंट लैंड, लैंड प्लॉट या फिर फैक्ट्री जो भी है, स्पेस यूज कर रहा हूँ ना मैं, वो उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है। अगर मैं लेबर यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए वेजेस पे करना पड़ता है। सर सैलरी भी हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे वेजेस सैलरी अलग नहीं होता, इकोनॉमिक्स में एक ही होता है। इकोनॉमिक्स में हर आदमी लेबर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक टर्म्स में हर आदमी लेबर है जो पैसे के लिए काम कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग फॉर व्हाट, अर्निंग मनी। ऑब्वियसली मेरा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो नहीं है ना भाई, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रॉफिट के लिए, अरे भाई मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा छापना चाहता हूँ भाई, ज्ञान देने का काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ और ऑफकोर्स आपको एजुकेट भी करना चाहता हूँ। ये तो साइड बिजनेस है, पेट पानी थोड़ा घर पे खर्चा वेचा लग जाता है, इसलिए कमा लेते हैं थोड़ा सा, वो भी अफोर्डेबल फीस पे ही होता है अपना काम। सो द थिंग इज, अभी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, पैसे अर्न कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं लेबर हूँ। सर आप तो केसीए के ओनर हो, ओनर हूँ ये आपको पता है, इकोनॉमिक्स को नहीं पता। इकोनॉमिक्स बोलता है कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन जो काम करता है पैसे के लिए वो लेबर होता है। फिर वो ऑफिस में बैठा हुआ हो, एसी ऑफिस में बैठा हुआ हो, या फिर एज ए लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा हो, ठीक है। तो उसको जो देते हैं वो है वेजेस। उसके बाद अगर पैसा यूज करते हैं हम किसी का कैपिटल, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। लास्ट में एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्योजक, जो बिजनेसमैन होता है, वो ये सब कुछ कर रहा है, रिस्क उठा रहा है, सब चीजें साथ में ला रहा है, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ये होता है उसके लिए रिटर्न्स। तो ये जो भी कॉस्ट होती है, जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे ऑपोजिट कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको जो रिटर्न्स में हम देते हैं, ये होता है बिजनेस के कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर्स रिसीव पेमेंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सच सेल प्रोसीड्स आर रेफर्ड टू एज रेवेन्यू। और ये जो भी फैक्ट्री है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, सेल करके आएगा पैसा, ये होगा हमारे लिए रेवेन्यू, ठीक है। नाउ ये किसी भी प्रोड्यूसर का, किसी भी मैन्युफैक्चरर का एम क्या है, अपना सपना मनी, मनी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है। लेकिन प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ये है अपना प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन ट्राई करता है कि अपना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो और अपने बिजनेस का खर्चा कम से कम हो, बराबर ना, इसके लिए हमेशा ट्राई करते हैं। लेकिन देखा जाए ना तो रेवेन्यू अपने बस की बात नहीं है, मतलब पूरा अपने कंट्रोल में नहीं है। देखो मैं तो शिद्दत से एकदम टीचिंग का काम कर रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट एग्जैक्टली आएंगे कितने, ये पूरे मेरे कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरा रेवेन्यू ये मार्केट डिसाइड करेगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो ये मार्केट डिसाइड करेगा। अभी मैं फार्मर हूँ, मैंने ग्रेप्स, मेरे खेती में ग्रेप्स आए, तो ग्रेप्स की प्राइस मैं डिसाइड करूंगा। मेरी खेती, मेरे ग्रेप्स, माय लाइफ माय रूल्स भाई, ना लाइफ ना रूल, मार्केट डिसाइड करता है रेट क्या रहेगा, बराबर ना। तो रेवेन्यू किस पे डिपेंड है, मार्केट पे। लेकिन कॉस्ट, कॉस्ट पे हम काम कर सकते हैं, कॉस्ट कम से कम कैसे रखें उस पर हम ट्राई कर सकते हैं, ये डिफरेंस होता है प्रॉफिट, ठीक है। मैंने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम ये देख चुके हैं कल। यस दोस्तों, तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस में they exhibit not only profit and loss earned by firm but also price and output determination। तो कॉस्ट पे डिपेंड होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा और हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ब्लू में देखो आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स फ्लोर टू प्राइसिंग। क्योंकि हमें कॉस्ट पता है, हमें पता होता है कि मिनिमम प्राइस कितना सेट करें। तो भाई मैनेजर को डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं,
जैसे कि प्राइस कितना कोट करें, या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करे या नहीं करे, कोई बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या बंद करना चाहिए, प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए या प्रोडक्शन एक्चुअली प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, तो हमने वो प्रोड्यूस करना चाहिए खुद से या किसी से परचेस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिसीजन मैनेजर को लेने पड़ते हैं और मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट पता होगा तो ये डिसीजन लेना पॉसिबल होगा। ये सब जानने के बाद अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि सर डिमांड एस्टिमेट करना, मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी ये एस्टिमेट करना, या फोरकास्ट करना, मतलब फ्यूचर में भी मैंने चलो 1 लाख शूज बना के लिए, मैं बाटा कंपनी हूँ, मैंने 1 लाख शूज बना लिए, डिमांड कितना रहेगा भाई एग्जैक्टली एस्टिमेट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। कौन बता सकता है एग्जैक्ट कितना सेल होगा, कोई नहीं भाई, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम या कॉम्प्लिकेटेड काम है कि जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना। ओके, तो कॉस्ट फाइंड करना इतना डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट का मीनिंग, मतलब कॉस्ट के टाइप्स पता होने चाहिए। अगर हमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट पता है तो हम एक्चुअली कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में देखो, फर्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट और रिप्लेसमेंट। यस यस यस, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र कर लो। ओके, यस, तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। तो उसमें फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मीनिंग देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर सम कॉस्ट, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, जो पास्ट में हमने कोई एक्सपेंस किया हुआ है। मान लो कि आज से 5 साल पहले हमने कोई एसेट परचेस किया, तो 5 साल पहले हम वो खर्चा कर चुके हैं ना, तो हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, और वही एसेट अगर हम आज के डेट में रिप्लेस करना चाहें, मतलब आज के डेट में अगर हम सोचते हैं कि वो पुराने वाले एसेट निकाल के नई वाली लाते हैं, तो हमें करंट प्राइस पे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1000 की मशीनरी मैंने ली थी पास्ट में 5 से 3 इयर्स बिफोर, 3 साल हो चुके हैं, अभी आउटडेटेड हो चुकी है, खराब हो गई है, मैं सोच रहा हूँ नई मशीन लानी है, तो नई मशीन लाने के लिए 1100 रुपये लग रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट के लिए खर्चा आ रहा है, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या है ये, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन जिसे हम बोलते हैं। तो ये लेफ्ट वाला देखो ओल्ड वाला है, ओल्ड पैटर्न ऐसे दिखते थे ना, वंस अपॉन अ टाइम गांव में वगैरह दिखते थे, लेकिन आज के डेट में नए वाले मशीन है भाई, कौन पैर दबाएगा भाई, अपने को इलेक्ट्रिक चाहिए, बटन दबाए खट 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 चलने वाली चाहिए। तो ये पुरानी सीविंग मशीन थी 4000 की, नई वाली मिल रही है 8000 में। ये पुरानी वाली की कॉस्ट 4000, ये क्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ न्यू मशीन, कितना पैसा लग रहा है, 8000 ना, तो ये 8000 क्या है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करने का इतना एक्सपेंस। और ये देख रहे हो, ये है क्या एग्जैक्टली, यस, टाइपराइटर कम लैपटॉप, सर ये तो कॉम्बो है, ये क्या है एग्जैक्टली, अरे ये बिफोर आफ्टर है। आप देख रहे हो पहले जमाने में टाइपराइटर यूज होते थे। okay? अगर आपने ओल्ड मूवीज वगैरह देखे होंगे या फिर ऐसे बॉर्डर वगैरह जैसे मूवीज जहाँ पे दिखाते हैं कि मैसेज वगैरह भेजना रहा है ऐसे, तो क्या
नायक, अरे हाँ, नायक में तो एकदम जोरदार दिखा, टाइपराइटर लेके ही घूमता ना, क्या नाम है, बस वैसे नाम ऐसा करता है एकदम, बस खटाखट खटाखट, सस्पेंशन लेटर, ओके। तो भाई टाइपराइटर का जमाना था, वो यूज होता था, लेकिन आज के डेट में टाइपराइटर आउटडेटेड हो चुके हैं। टाइपराइटर की प्राइस फॉर एग्जांपल 10,000 थी, लेकिन आज के डेट में लैपटॉप लेना रहा तो 40-50 हज़ार लग जाएंगे। टाइपराइटर की प्राइस जो हमने लिया था से 10 इयर्स बिफोर 5,000 रुपीज में लिया था, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट। पर इररिलेवेंट क्यों? क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेना है, उसके लिए वो कॉस्ट के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कल एग्जांपल लिया था बेंचेस, मैंने 5 साल पहले बेंचेस लेकर रखे, आज नया एडमिशन आया, वो फीस अगर मुझे कम ज्यादा करना है जो भी रहा, तो उसके लिए मैं बेंच की कॉस्ट के बारे में क्यों सोचूंगा? कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, सम कॉस्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब न्यू कॉस्ट होता है, जो अगर एसेट रिप्लेस करना हो तो जो खर्चा आता है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट फर्स्ट हुआ, नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था, लेकिन आज और जोरदार एग्जांपल लिखेंगे। प्राइवेट कॉस्ट मतलब सिंपल, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब भी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर मतलब आपके सामने डायरेक्ट आपको के सामने से मूवी का प्रोड्यूसर आता है, अरे भाई पिक्चर की बात नहीं चलती है, कोई भी प्रोडक्शन करना हो, कोई मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो जो पैसा पे करता है उसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें सब आता है कि भाई इनपुट का खर्चा, लेबर का खर्चा हो, रेंट का हो, सब एक्सपेंसेस उसमें आ जाते हैं। प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट borne by individual or firm directly involved in a transaction। जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए जो खर्चा आता है, ये होता है प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, तो मान लो मेरी सोप बनाने की फैक्ट्री है, सोप साबुन, तो उसके लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, वो फैक्ट्री का रेंट होगा, लाइट बिल होगा, जितने भी चीजें मैं पे करता हूँ, जिसके लिए मेरे जेब से पैसा जाता है, आउट ऑफ माय पॉकेट, ये हो गया प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, सर ये सोशल कॉस्ट क्या है फिर? ऐसा ऐसी चीज कि काम तो मैं कर रहा हूं, मेरी एक्टिविटीज की वजह से जो नुकसान सोसाइटी को उठाना पड़ रहा है, सोसाइटी को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये है सोशल कॉस्ट। जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि पोल्यूशन, अभी सोप प्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मेल्ट करता हूँ, हीटिंग मीटिंग करता हूँ, तो वो धुआं निकलता है, या फिर जो वेस्ट सोप होता है मैं कहीं ना कहीं डस्टबिन में डाल देता हूँ, कहीं ना कहीं कचरा बढ़ जाता है ना, ई वेस्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री होगी तो ई वेस्ट वगैरह क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सोशल कॉस्ट हुआ। तो इंक्रीजिंग, लेकिन आज का डेट में दोस्तों बिजनेस के मतलब आज का जो बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस, उसमें सोशल अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। ओके, और सोशल अवेयरनेस बढ़ने की वजह से लोग सीएसआर करने लगे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब बिजनेस को ये फील होने लगा है कहीं ना कहीं, हम भी तो कस्टमर पर डिपेंड है भाई, कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी, अमेजॉन कंपनी टॉप में, अमेजॉन ने बोला हमें किसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं बोले तो अगर हमने ऑर्डर प्लेस करना बंद कर दिया, उसके खाने के लाले हो जाएंगे, क्या कर लेगा वो? रिचेस्ट पर्सन क्यों ना होने दो, कुछ नहीं कर सकता। रिचेस्ट पर्सन है तो उतना लोन भी ज्यादा होगा, उतना मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा मेंटेनेंस। अगर कल हमने सोच लिया, जस्ट एक दिन की बात कर रहा हूँ, सिंगल डे, एक दिन डिसाइड किया वर्ल्ड वाइड कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा अमेजोन में, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बिजनेस महीने से ज्यादा चल नहीं सकता अगर कोई ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा, बहुत बड़ी बात होती है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा। एट द एंड कस्टमर देवो भव, कस्टमर पे बिजनेस चल रहा है। तो ये अवेयरनेस की वजह से आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसेस ये सोशल फ्रेंडली हो गए हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपको बिलीव ही नहीं हो रहा, आपको लग रहा है सर एकदम गोलियां मार रहे, ऐसा तो कुछ होता नहीं, हर बिजनेस कमाना चाहता है सर, कोई करता है सोसाइटी के लिए। मुझे पता था आप मेरे पे डाउट ही लेंगे, इसलिए मैं सामने प्रूफ लेके आया। सीएसआर एक्टिविटीज बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एक कंपनी इंडियन है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या टाटा का भी एग्जांपल है? अरे टाटा तो देश के लिए ही बना है। मतलब मैं तो बोलता हूँ टाटा की चीज खरीदना मतलब देश की भक्ति करना, वो तो लेवल ही अलग है, टाटा की बात ही अलग है भाई। तो फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब अरे ये लड़के पे चेहरे पे फोकस मत करो भैया, स्माइल कर रहा है एकदम। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या क्या मासूम चेहरा है, ठीक है ध्यान दो।
हाँ सर, एकदम मासूम यस चेहरा, कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट वाला। यस यस, एकदम मासूम चेहरा है, कोलगेट की जरूरत नहीं बेचारे। ठीक है, जो भी था ध्यान दो अभी। राइज फॉर गुड, कॉल टू एक्शन टू डू गुड। ये क्या है भाई? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। ओके, जस्ट सी दिस वीडियो। ये वर्षावट्टी, वर्षावट्टी एक छोटी सी लड़की है, स्टोरी हम सुनते हैं छोटी सी। आवाज आ रहा है? यस सर। यस दोस्तों, शी इज वर्षावटी। वर्षावटी की एक मतलब वन ऑफ द स्टोरी, महिंद्रा ने एक ही काम किया है, जस्ट वन ऑफ द स्टोरी। महिंद्रा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इवन आपने गवर्नमेंट का तो सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, देखा जाए ना तो गवर्नमेंट को तो करना ही है यार। गवर्नमेंट काम कर रहा है मतलब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। गवर्नमेंट तो हम ही ने बनाई ना, हमने वोट दिया, गवर्नमेंट सिलेक्ट हो गया, तो उनको तो अच्छा काम करना ही है। महिंद्रा महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी जो सीएसआर, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है नन्ही कली। ओके, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा ही है। मैं अभी एजुकेशन के लिए महिंद्रा रोल प्ले कर रहा है, देखो देख सकते हो आप। एजुकेशन सेक्टर में भी महिंद्रा काम कर रहा है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। ये सब एजुकेशन रिलेटेड है, एक एक चीज़ें डिटेल में दी हुई है, सब कुछ रीड नहीं कर सकते। देख सकते हो अब ये नन्ही कली वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, महिंद्रा प्राइड स्कूल से। उसके बाद फाउंडेशन एंड ट्रस्ट है, केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट, एजुकेशन सोसाइटी, महिंद्रा फाउंडेशन, महिंद्रा फाउंडेशन, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के। और वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रहे हैं। आई जस्ट लेट यू नो, तो ये सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के फिगर्स देखो। ये कंपनी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021
उन्होंने जो इनिशिएटिव ली है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे सीएसआर पॉलिसी के, विजन सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको समराइज्ड बताता हूँ। नॉर्मली ये देखो आप, इनके प्रॉफिट का आउट ऑफ 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी का उसमें से 2% वो सीएसआर मतलब सोसाइटी के लिए खर्चा कर रहे हैं, सोसाइटी के भले के लिए। तो भाई ऑब्वियसली वो 2% बोले तो हजारों करोड़ हो जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो। इम्प्लीमेंटेशन जैसा एक्टिविटी प्लान डिटेल में बनाया हुआ है। भाई हमें ये बताओ कि वो करते क्या क्या है। देखो सीएसआर में किस किस चीज पे वो काम कर रहे हैं, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको ज्यादा म्हणतो आपण, सपोज जो गरीब बच्चे होते हैं उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती, न्यूट्रिशंस नहीं होता, हेल्थ केयर नहीं मिलते उनको, इस पे काम करना है। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत अभियान में वो रोल प्ले कर रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा। प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन का तो अभी अभी हमने जस्ट देखा, नन्ही गली एजुकेशन रिलेटेड हो गया। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल फॉर वुमेन्स एंड ऑर्फन्स, वुमेन्स के लिए, ऑर्फन्स के लिए उन्होंने घर वगैरह बना दिए हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अभी महिंद्रा को पता है कि हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वाट लगती है ना, चाहो या ना चाहे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वाट लगती है। तो उन्होंने वही इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, फ्लोरा मतलब इन शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, फॉरेस्ट वगैरह मेंटेन रखो, गंगा क्लीन करना है उसके लिए गवर्नमेंट को उन्होंने हेल्प किया। कोई हेरिटेज है, कोई कल्चरल प्लेस है तो मेंटेन रखने में महिंद्रा महिंद्रा रोल प्ले करता है। प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन वगैरह दिया उन्होंने, इवन कोरोना जैसे टाइम पीरियड में भी उन्होंने हेल्प किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट्स, शिक्षा केंद्र, सेवा मंदिर, बहुत अलग अलग नाम है। यूथ स्किलिंग के लिए, यंग जनरेशन के लिए अलग से उन्होंने प्रोग्राम रन किए हैं। हुनर, देखते हो हुनर, हुनर मतलब स्किल ना, तो हुनर नाम से उन्होंने प्रोग्राम रन किया है स्किल डेवलपमेंट का यूथ लोगों के लिए। साथ में इन्वायरमेंटल एंड रूरल डेवलपमेंट, महिंद्रा हरियाली प्रोजेक्ट का नाम हरियाली, नाम से समझ रहा है कि ये ग्रीनरी स्प्रेड करना चाहते हैं। वर्धा फैमिली प्रोजेक्ट, कृषि मित्र, ग्राम विकास, हेल्थ के लिए देखो पाल केयर, या फिर हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट भी महिंद्रा का। सेहत, देखो प्रोजेक्ट का नाम भी इतने सुंदर दिए उन्होंने, नन्ही गली, सेहत, स्वच्छ भारत, मतलब वो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है उसमें ये रोल प्ले कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जीवन दान, नवदृष्टि, समांतर, समांतर मतलब ये सब हैंडीकैप लोगों के लिए बना हुआ है उन्होंने। तो ऐसे ओवरऑल अलग अलग सेक्टर में, सिर्फ एजुकेशन नहीं, अलग अलग सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वी शुड प्राउड ऑफ दिस कंपनी बिकॉज इट इज इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी तो अपने को इस चीज का प्राउड होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीएसआर एक्टिविटीज बाय टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप तो भाई देश का प्राउड है, टाटा नमक देश का नमक, यस। देखो टाटा के बारे में, अरे यार क्रिकेट देख के याद आया, इस बार आईपीएल का नाम क्या है? टाटा टाटा आईपीएल। आईपीएल। टाटा आईपीएल बोले तो टाटा स्पॉन्सर्ड बाय टाटा कंपनी एंड इट इज प्राउड फॉर अस कि इंडियन कंपनी ने पूरा आईपीएल स्पॉन्सर किया है। एंड आईपीएल इज अ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी, इसलिए कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी में आता है, सीएसआर में आता है।
यस भाई, काम क्या कर रहे हैं टाटा वो तो बता दो। पैसा तो कमा रहे, कंपनी है तो पैसा कमाएंगे, लेकिन सर सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या किया वो बताइए। उन्होंने देखो दिया हुआ है 4 सेक्टर को टच किया है भाई। एम्प्लॉयबिलिटी, दैट इज कौशल्य, स्किलफुल करना है। एडुकेशन, ओके, जहाँ पे वसुंधरा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद नेचर इज, वसुंधरा मतलब नेचर इज फैमिली। नेक्स्ट हेल्थ, हेल्थ के वहां पे देखो आरोग्य, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और नीचे विद्या, विद्या, विद्या धनम, नॉलेज इज वेल्थ। ओके, तो ओवरऑल ये 4 चीजों पे फोकस अच्छा खासा है टाटा कंपनी। आरोग्य, 3,81,000 मेंबर्स को बेनिफिट मिला इसका। और ये भी पुराने फिगर से, आज तक के फिगर नहीं है। मेडिकल वैन्स, क्या बात है। हेल्थ केयर आप देख सकते हो, पुअर पीपल के लिए मेडिकल असिस्टेंस, फ्री मेडिकल असिस्टेंस। जो बच्चे, मेरा बच्चा रोज बीमार होता था, डॉक्टर घर लेके जाते थे, तभी बच्चा होता था। ऐसे से आके मेरा बच्चा कैसा विद्या धनम, नॉलेज इज वेल्थ। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिला है 2018 इटसेल्फ। क्वालिटी भी देख लो प्राइमरी एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है एडवांस टीचिंग मेथड से। माझे नाव अपेक्षा नारायण सावंत, मी इयत्ता 9वी मध्ये आहे. टाटा मोटर्स पुणे यांनी डोंगराळ भागातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी आम्हा गरजू विद्यार्थ्यांसाठी टाटा मोटर्सने खूप काय केले आहे. त्याबद्दल त्यांच्या संपूर्ण टीमचा मला अभिमान वाटतो. धन्यवाद. कौशल्य, स्किल डेवलपमेंट, यंग जनरेशन के लिए क्या किया देखिए। जो स्कूल से ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे 98,600, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों को, नियर अबाउट 1 लाख लोगों को बेनिफिट मिला इसका। उनको वोकेशनल स्किल्स दिए। दोस्तों आपने वोकेशनल स्किल सुना होगा, वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। देखो हर किसी का दिमाग स्टडी में नहीं चलता, किसी किसी को नहीं होता इंटरेस्ट, बराबर ना। तो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बेचारा करेगा क्या, जिंदगी कैसे काटेगा, पेट तो भरना है। तो ऐसे लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल्य के लिए देखो उनको वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड किए। इवन एक्सटेंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ ₹11 करोड़। तो इतनी हेल्प कर रहे हैं टाटा कंपनी। 7,000 SC ST कैटेगरी के लोगों को हेल्प किया। वुमेन, वुमेन्स को भी भाई खुद के पैरों पे खड़ा किया, इंडिपेंडेंट बनाया। টাটা মোটর আমাদেরকে হেল্প করেছে। আমাদের যে রাস্তা থেকে আমাদের ট্রেনিং করতে হলো, টাটা মোটর থেকে একটা সেলাই করছি, সেলাই করে আমরা বিজনেস করছি। यस, स्टिचिंग का बिजनेस है। अभी वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसके उसके तो हर चीज नहीं समझेगी, लेकिन ये तो समझ गया देख के कि उनको स्टिचिंग मशीन्स वगैरह अवेलेबल कर दिए, सिलाई मशीन, जिसकी वजह से वो लेडीज, वो जो वुमेन्स है, इवन कुछ विडोज भी हो सकती है जिनको फैमिली में कुछ सहारा नहीं है, तो ऐसे लोग भी अच्छा खासा कमा रहे हैं और खुद की लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, कमा रहे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि लाखों कमा रहे हैं, लेकिन उनको जीने का सहारा तो डेफिनेटली टाटा दे रही है। ठीक है, अब वसुंधरा, नेचर इज फैमिली, देखते हैं टाटा ने नेचर के लिए क्या किया। प्लांट इज अ ट्री, 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए, 56,000 लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेशन। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहनी चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा खेती करता था, तो बरसात नहीं होता था, टाटा मोटर्स द्वारा इरिगेशन हटा दिया है। इसका खेती भी होता है और धान का खेती, कुछ आमदनी भी बढ़ गया है, ज़्यादा कमाई हो रहा है।
टाटा ग्रुप को सैल्यूट। टाटा ग्रुप का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है मतलब इंडिया में सोशल एक्टिविटीज में। मतलब लिटरली मैं तो बोलूँ कि एक पूरा लेक्चर भी लिया ना उस पर तो भी कम है। टाटा ने क्या क्या किया है देश के लिए वो बताने के लिए। इवन जो एयर इंडिया अभी अभी लिया, पहले तो एयर इंडिया जो प्लेन था टाटा कंपनी का ही था, बट जैसे गवर्नमेंट ने उनको बोला नहीं नहीं हमें नेशनलाइज करना है, ये गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, सिंपली गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे, कोई कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कुछ इफ्स नहीं बट नहीं नहीं हमें चाहिए, हमें इतना ही चाहिए, हमको प्रॉफिट के सिवा देंगे ही नहीं। गवर्नमेंट का जो रूल है जो ऑर्डर आया वो हिसाब से दे दिया। आई एम नॉट सेइंग कि फ्री में दे दिया, बट प्रॉफिट की चिंता किए बिना। एक्चुअली टाटा कंपनी कितना कमा सकते थे अगर 50 साल पहले अगर उन्होंने दे दिया होगा, 50 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 30-40 साल जो भी है, तो 30-40 साल से कितना कमा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें वो रन करना है, नेशनलाइज करना है। ठीक है भाई, एयर इंडिया अब क्या वाले, ठीक है। और इतने साल के बाद अगर वो लॉस में है, जब कंपनी मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉस में हम नहीं चला पा रहे, अब तुम संभालो, उसमें भी टाटा कंपनी पीछे नहीं, ठीक है हम लॉस वाली कंपनी लेने के लिए तैयार है, आप बोलते हो तो हम चला दें। भाई टाटा का दिल एकदम दरिया दिल, टाटा जैसा दिल हो सबका। अब आईटीसी कंपनी पता है, इंपेरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी। सो आईटीसी कंपनी ये इंडियन कंपनी है। एक्चुअली आपको क्लासमेट की नोटबुक पता होगी, क्लासमेट की जो नोटबुक है वो आईटीसी कंपनी बनाते हैं, ठीक है। टोबैको वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल अपने काम की वो चीज़ नहीं है। तो आईटीसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत बड़ा काम करती है, सीएसआर में। उनके टारगेटेड ग्रुप वो रूरल कम्युनिकेशन इस चीज़ पे फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस, कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ आईटीसीज यूनिट। आईटीसी के जहाँ जहाँ पे यूनिट है रूरल एरिया में, बाकी कम्युनिटी वहाँ के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी आईटीसी काम करता है। यस, इंटरवेंशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेकिंग करंट लाइवलीहुड सोर्सेस। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर लोग हैं जो खुद खेती करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दिया। देख सकते हो एजुकेशन फील्ड में भी इन्होंने काम किया हुआ है, उनकी सीएसआर पॉलिसी। ओके, दिस इज लिस्ट, ये लिस्ट है, लिस्ट आपको बताता हूँ, फिर फिगर्स भी बताता हूँ किस किस चीज पे काम करना है, ठीक है, किस किस चीज पे काम करना है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके मीटिंग में फाइनल किया हुआ है। 2021-22 के साल भर में हमें सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से किस किस चीज पे फोकस करना है। प्रमोटिंग हेल्थ केयर पे फोकस करना है, पॉवर्टी कम करनी है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन देना है, गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर पुअर वुमन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। जो गरीब लेडीज होती है, फॉर एग्जांपल पापड़ बनाते हैं घर पे, गृह उद्योग जिसे हम बोलते हैं, तो उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म देना, उनको प्रमोट करना, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कर देना, ये भी काम करते हैं। ग्रीन कवर प्रमोशन, मतलब ग्रीन कवर बोले तो ऑफकोर्स मतलब नेचर की बात चल रही है, ज्यादा से ज्यादा नेचर, जो सॉइल है, मॉइस्चर है, वो बनी रहनी चाहिए, सुपीक जमीन राहिली पाहिजे, सुपीकता राहिली पाहिजे। एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज एंड फार्म प्रोडक्टिविटी, तो फार्म की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। टाइमली असिस्टेंस टू हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है, जो कुछ डिजास्टर आ गया, अचानक से फ्लड आ गया भाई, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ऐसा कुछ अचानक हुआ जिसकी वजह से कुछ फैमिली डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे जो अफेक्टेड फैमिलीज है जिनको नुकसान हुआ है, उनको टाइम टू टाइम असिस्टेंस, ये टारगेट है आईटीसी का। और इसके लिए कुछ पैसा वैसा भी देते हैं क्या सर? ये देख लो भाई, ये जो फिगर्स है ना, ये इन लैक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट आइटम क्या था, एजुकेशन वाला ना, हेल्थ केयर वाला, के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं? 10,107 लैक्स, 10,107 लैक्स, ठीक है भाई। दूसरा था एजुकेशन वाला, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह पे कितना खर्चा करना है? 3,951 लैक्स, ठीक है। वैसे डिटेल में एक एक फिगर्स याद नहीं रहेंगे, मैं टोटल आपको बताता हूँ। देखो टोटल 35,600 लैक्स रुपीज, 35,600 लैक्स कितना खर्चा कर रही है आईटीसी कंपनी, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भले के लिए। ये होता है कॉर्पोरेट सोशल। दोस्तों
टेक्नोलॉजी की वजह से ये मुझे भी पॉसिबल हुआ ये सब चीजें आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में हम ऐसी कुछ चीजें देखेंगे जो आपको ना किसी एकेडमी में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी लेक्चर में कहीं पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो मतलब मैंने तो सिर्फ दिखाया, इन्होंने तो बेचारों ने काम किया है, कितने एफर्ट्स किए हुए, राइट। सोशल एक्टिविटी, तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज बहुत सारे कंपनीज करती है, तो इसमें से कौन सा एग्जाम में आएगा? कोई भी नहीं। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे टाटा ने क्या किया, आईटीसी ने क्या किया, ये आपको नॉलेज पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए ये चीज, ये नॉलेज पर्पज से बता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। मैं ऐसे आपको टाइम टाइम बताऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। फिलहाल मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये नॉलेज पॉइंट से बता, यस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में थे ना, हिस्टोरिकल हो गया, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। सोशल से हमने ये सब कुछ देखा। अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? देखो ये नया पार्ट है। देयर आर सम कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ गिवन प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ खर्चा होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे कि अभी लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन के आवर्स है, ये कब लगेंगे? अगर प्रोडक्शन किया तो ही लगेंगे ना। तो ये खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो लेबर को पे किया, रॉ मटेरियल का होगा मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर को कुछ पेमेंट किया, वेजेस दिए, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये प्रोडक्शन के लिए ही लगते हैं, ये हो गए डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? However, there are other costs which cannot be separated and clearly attributable to individual unit of production. तो कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं बिजनेस में जो डायरेक्टली हम प्रोडक्शन के साथ एट्रीब्यूट मतलब चार्ज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आया, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल देख लो। तो देखो बिजनेस परमिट लिया हमने, टेलीफोन का बिल पे किया, ऑडिट के एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा है, रेंट का खर्चा है। अभी अगर मैंने रेंट पे किया, मान लो 50,000 रुपए रेंट पे कर रहा हूँ फैक्ट्री का, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रेंट लगा, कैसे ढूंढोगे सर? कैसे फाइंड करोगे? खर्चा है, ये तो सबको समझ रहा है, एक्सपेंस है रेंट, लेकिन प्रोडक्ट को हम चार्ज नहीं कर सकते, समझ रहे हो। पावर एंड फ्यूल है, ऑफिस की सैलरी, मैनेजर को 2 लाख पगार है, 2 लाख सैलरी है, और एक बॉटल प्रोड्यूस किया, एक बॉटल प्रोड्यूस करने के लिए कितना सैलरी लगा, ये हम मेजर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ चार्ज नहीं कर सकते, ये जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, और इसको दूसरा एक नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी बोला जाता है। आई होप आपके ओवरहेड नहीं गया ये कंसेप्ट। इट इज द कॉस्ट सेपरेबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ। जो ऐसा होता है जो पर यूनिट हम निकाल सकते हैं, लेबर को पर यूनिट कितना दिया हम फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये खर्चा डायरेक्ट हुआ। बट इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर कोई एक्सपेंस हम पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक यूनिट के लिए कितना खर्चा आया, ये इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट हुआ, ठीक। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरऑल ऐसा बड़ा खर्चा जो हम पर यूनिट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि रेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम रियल कॉस्ट, फोर्थ कैटेगरी, रियल कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो रियल और एक्चुअल एक ही होता है, अब तक लग रहा था। अब देखते हैं तो रियल कॉस्ट मतलब क्या। रियल कॉस्ट आर मोर और लेस सोशल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड नॉन क्वांटिफाइबल इन मॉनेटरी टर्म्स। दोस्तों रियल कॉस्ट मतलब एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है जो हम फाइंड नहीं कर सकते, एक्चुअली मनी टर्म्स में फाइंड ही नहीं कर सकते। ऐसा कॉस्ट है जो मनी में फाइंड नहीं कर। एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाएगा, दंडो चिल। देखो आगे, सिंस रियल कॉस्ट डू नॉट कॉज एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, इसकी वजह से कोई आउटफ्लो नहीं होने वाला, हमसे कैश नहीं जाने वाला, ना लायबिलिटी बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। अकाउंटेंट डू नॉट कंसीडर दिस कॉस्ट बट डिसीजन मेकर्स कैन नॉट इग्नोर देम। देखो रियल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट होती है, ऐसी साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, अकाउंटेंट भी उसको नहीं दिखा सकते, लेकिन डिसीजन लेते टाइम हमें कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक। देखो जैसे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन पैकेज इज स्ट्रांगली ड्रिवन बाय रियल कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। एग्जांपल अगर आप किसी को पूछो, आपका कोई चाचा मामा
काका कोई जॉब कर रहा है, उसको पूछो पैकेज कितना है, फिर वो बताएगा अरे पैकेज तो कुछ नहीं, पैकेज कम है थोड़ा सा, लेकिन तुझे बताऊँ हमें कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, आने जाने के लिए भाई उनकी कार की फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं। अरे ये तो और बताओ तुझे इंश्योरेंस भी मिलता है, अगर हम बीमार हो जाए तो मेडिकल का एक्सपेंसेस भी हमें मिल जाता है, एकदम मस्त। और छुट्टियों पे भी भेजते हैं हमें, वो वाउचर व्यूचर देके छुट्टियों पे भेजते हैं, हनीमून को जाओ मस्त जोड़ी से घूम के आओ, इतनी कुछ फैसिलिटी है। देखा जाए तो ये जो कॉस्ट है ना, नो डाउट कंपनी को तो देना पड़ेगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। इसकी वजह से ना एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल, मतलब देखो आपने जब उसको पैकेज पूछा तो क्या बोला, पैकेज तो कम है लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी है, बराबर ना, वो साइकोलॉजिकली अटैच हो जाते हैं उस चीज से। तो ये होती है रियल कॉस्ट, ठीक है, ये होती है रियल कॉस्ट, जिसमें कोई मतलब हमें लेजर मतलब आराम मिल रहा है क्या, या फिर कोई सोशल नीड कंप्लीट हो रही है, फैमिली की नीड कंप्लीट हो रही है। मतलब मान लो मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, सैलरी कम है लेकिन मेरी बेटी वहां पे पढ़ रही है, बहुत अच्छी स्कूल है और मेरी बेटी को फ्री में एजुकेशन, वो फीलिंग अच्छी होती है, ये होता है रियल कॉस्ट, समझ रहे हो। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है सर, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो अमाउंट पेड किया, जितना पैसा गया, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, वेजेस, उनको जो अपन पे करते हैं डायरेक्ट, ये होता है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट साइकोलॉजिकल होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। लेट्स आई गिव यू वन एग्जांपल। दोस्तों अगर आप ट्रेकिंग करने गए हो, ट्रेकिंग करने गए हो, 2 3 4 घंटे से आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, माउंटेन पे पहुंच गए, और अब पर तब आपने देखा कि आपकी बोतल खत्म हो चुकी है, वाटर बोतल, वहां पे जो बोतल मिल रही है वो बोल रहा है 50 रुपए में एक, क्या करोगे? उसको सिखाओगे देख भाई एमआरपी 20 है, तू इतने ले रहा है, नहीं लेने का, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। भाई इधर माउंटेन पे कोई दुकान में दिखा नहीं, एक ही अकेला है बेचने वाला, लेना है तो ले, नहीं तो फुट। बोल रहा है मुझे सिखा रहा है, एमआरपी इतनी है, 50 रुपए में है, चाहिए क्या? हाँ यार लेना तो पड़ेगा यार, इच्छा तो नहीं है देने की, लेकिन यार इसके सिवा हो नहीं सकता, 50 रुपए देंगे बॉटल लेंगे। मतलब देखा जाए तो उसका एक्चुअल कॉस्ट इन रुपीज, रुपीज में हम 50 रुपए दे रहे हैं, ये एक्चुअल कॉस्ट हुआ, लेकिन उसकी रियल कॉस्ट बहुत है, हमें उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, उसकी सिवा नहीं रह सकते। तो ये मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि रियल कॉस्ट अलग चीज होती है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है। अगर शायद वो 100 रुपए भी बोलता ना तो भी मैं ले लेता, ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 4 घंटे ट्रेकिंग के बाद जहां पे पहुंचा हूं, उतरने के लिए भी मुझे 4 5 घंटे लगेंगे, उसके बाद पानी मिलेगा, तब तक तो भाई मैं, मेरे नाम के आगे आरआईपी लग जाएगा। तो वही आरआईपी वगैरह ना लगे, लेट मेरे नाम के आगे लेट ना हो जाए, इसलिए बिना लेट हुए फटाक से बॉटल ले लेंगे अपन, नहीं तो डायरेक्ट लेट हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली हम लेट जाएंगे और फिर नाम के आगे भी लेट लग जाएंगे, ना हो इसलिए हम बॉटल ले लेंगे। रियल वैल्यू अलग है, रियल कॉस्ट अलग है, और एक्चुअल कॉस्ट मतलब जितने पैसे हमने दिए उसके, ये थी रियल कॉस्ट की, रियल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस दोस्तों आज का सेशन और थोड़ा 5 to 10 मिनट चलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट, देखो क्या होता है ये। देयर इज नो डिफिकल्टी इन रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एक्चुअली परचेस्ड एट द मार्केट। हम जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करते हैं या फिर जो लेबर को पैसा देते हैं, वो रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब समझ रहा है ना, अगर हमने रॉ मटेरियल लिया तो बिल आ रहा है उसका, सप्लायर हमें बिल देता है कि भाई 60,000 का रॉ मटेरियल हुआ, लेबर को पेमेंट किया तो हमें पता होता है कि उसको 10,000 का लेबर को पेमेंट किया। तो ये चीजें कैलकुलेट करना या अकाउंटिंग करना बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में पैसे दे रहे हैं इसके। लेकिन किंतु परंतु बंधु प्रॉब्लम किस चीज का होता है, सेल्फ इनपुट, ऐसे इनपुट जो हमारे खुद के, फॉर एग्जांपल ओनर मैनेजर, सर्विस ऑफ ओनर मैनेजर, केकेसीए किसका है, मेरा है। मैं कौन हूं, ओनर हूं। मैं ही कौन हूं, मैनेजर हूं। मैं ही इसका टीचर हूं, जो भी मैं कर रहा हूं मैनेज। तो अभी मैं एज अ मैनेजर सपोज केकेसीए संभाल रहा हूं, तो इसका खर्चा कितना, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। अगर मुझे आप पूछो सर आपको खर्चा क्या क्या है, मैं क्या बोलूंगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, रेंट पे करना पड़ता है, मेंटेनेंस होता है, लाइट बिल होता है। मैं बोलूंगा कि मुझे खुद को पैसे देना पड़ता है, नहीं, हम ये चीज काउंट ही नहीं करते। ये होता है अपॉर्चुनिटी, ओनर मैनेजर। उसके बाद सेल्फ ओन्ड फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस,
मैंने जो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसके कॉस्ट के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हम किसी से लोन लाए तो हमें पता होता है सर आम्ही लोन घेतलं त्याला एवढे एवढे हप्ते दिले, बराबर ना, इतना पे किया। लेकिन खुद का पैसा है उसका कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं। सेल ऑन प्रीमाइसेस, मेरा खुद का प्रीमाइसेस है, खुद की बिल्डिंग है और उसमें मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, उसका रेंट कितना? रेंट क्या है? मेरा खुद का बिल्डिंग है, तो हमने उसका कॉस्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये होता है हम ये चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट एन इनपुट कुड अर्न इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जॉब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू व्हाट एन इनपुट कुड अर्न इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जॉब। मतलब अगर हम यहाँ पे इनपुट यूज नहीं करते तो उसका दूसरा यूज क्या होता और वहां से क्या अर्निंग होती, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको एग्जांपल से ही सब चीजें क्लियर होती है ना। एग्जांपल ही देखो, when the owner choose to work as a manager of his own firm, then he has to forgo the next best alternative, namely to work as a manager in somebody else's firm. Let's take an example. मेरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं क्लासेस ना लेता तो क्या करता? कई और क्लासेस ले सकता था और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद से मेरी प्रैक्टिस कर सकता था ऑफिस डाल के, ठीक है, मान लो। या फिर मैं जॉब भी कर सकता था बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी में बहुत सारी वैकेंसी होती है, लाख रुपए महीना फॉर एग्जांपल मुझे मिल जाता। अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मंथ या फिर 1 साल की बात करते हैं, पूरे साल मैंने अगर क्लास में जॉब किया, क्लास में मेरे खुद का एकेडमी है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं वो पैकेज छोड़ के आ रहा हूँ। मैं एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकता हूँ ना, एक तो क्लास में नहीं तो जॉब में। अगर मैं क्लास में हूँ मतलब मैं जॉब नहीं कर रहा, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया। अगर मैं जॉब करता तो मैं कुछ कमा पाता, वो मैं छोड़ दिया ना, वो छोड़ के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, पॉइंटर के पास ध्यान दो। व्हाइल इनपुटिंग सैलरी फॉर कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय हिम अर्निंग एनुअल इनकम ऑफ ₹30,000 एज मैनेजर एल्सवेयर। सपोज जो ओनर है खुद के बिजनेस में काम कर रहा है, अगर खुद के बिजनेस में काम नहीं करता, फिलहाल क्या बोल रहा है वो, खुद का बॉस बनो, खुद का बॉस बन गया। लेकिन अगर खुद का बॉस ना बनता तो शायद दूसरी जगह पे वो कहीं पे मैनेजर बनता, जिसमें उसको 30,000 रुपए इनकम होने वाली थी, लेकिन वो अब नहीं होने वाली, वो छोड़ दिया ना उसने। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो, अगर मैं 1 आवर काम करूं तो कितने रुपीस कमा रहा हूं? 20 रुपीस, ठीक है, 20 रुपीस कमा रहा हूं। और अगर मैं पार्टी करने गया, 1 घंटे की पार्टी में कितना खर्चा होगा? 10। अगर उधर तो उल्टा खर्चा होगा, आपका इनकम नहीं होगा, एक्सपेंस होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? अगर मैं पार्टी करता हूँ, काम छोड़ के 1 घंटे का काम छोड़ के 1 घंटे पार्टी करता हूँ, मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 30 रुपीस। क्यों? पार्टी में 10 रुपए खर्चा हुआ, वो तो वो अलग, लेकिन मैं काम करता तो 20 रुपए कमाता, वो भी कॉस्ट मुझे कंसिडर किया, तो मेरा 30 रुपए का खर्चा हुआ एग्जैक्ट। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हो? वो 20 रुपए भी छोड़ दिया, 10 रुपए भी खर्चा किया, तो ओवरऑल 30 रुपीज मेरा अपॉर्चुनिटी। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट कंसेप्ट। यस, नेक्स्ट कॉस्ट है इंक्रीमेंटल या फिर मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है ये देखो, incremental costs are defined as change in overall cost that result in a particular decision being made। अगर कुछ डिसीजन लिया उसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है ना, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में दोनों भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट, दोनों भी हो सकती है। फिक्स मतलब जो कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल मतलब जो कॉस्ट चेंज होती है। देखो, इन शॉर्ट, इन द शॉर्ट पीरियड इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट टाइम में अगर मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है, मैं जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे फैक्ट्री में, मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो लेबर ज्यादा लगेंगे, उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, पावर ज्यादा लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल भी ज्यादा लग जाएगा। तो ये सब कुछ क्या हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रोडक्शन और करना है, उसके लिए जो एडिशनल खर्चा आया इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल। ओके, तो जनरली इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में ही सोचा जाता है कोई भी डिसीजन लेने में। मार्जिनल कॉस्ट,
तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट आर द चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट चेंज द आउटपुट लेवल। मैं जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं अगर उसमें 1 यूनिट से चेंज हुआ, कॉस्ट कितने से चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं मार्जिनल। अभी फॉर एग्जांपल मैं 50 बच्चों की बैच कंडक्ट कर रहा हूं, ऑलरेडी 51th एडमिशन आया, एक बच्चा बढ़ गया, उसकी वजह से क्या खर्चा बढ़ेगा मेरा? नोट्स का। उसके लिए अलग लाइट लगेगा क्या? वो आया तो अलग से एक लाइट लगाया भाई, तू इधर बैठ, नहीं। उसके लिए अलग फैन भी कुछ नहीं, जो लाइट चल रहा था वही चलेगा, जो फैन चल रहा था वही चलेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, सब नोट्स का खर्चा बढ़ गया। ये क्या हुआ? एक एडिशनल यूनिट की वजह से एडिशनल जो खर्चा हुआ इसे बोलते हैं मार्जिनल। सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में 1000 रुपए लगे, और जब 101 यूनिट प्रोड्यूस किए मैंने तो मुझे लगे 1011 रुपए। तो एक यूनिट बढ़ने की वजह से कितना खर्चा बढ़ा? 11 रुपीज। ये हो गया मार्जिनल। ओके, तो अगेन टेक द एग्जांपल, अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूं जिसमें 1000 रुपए खर्चा आ रहा है, और मैंने सोचा मुझे और 50 यूनिट्स बनाने हैं, 1050 बनाने मतलब, तो टोटल खर्चा आ रहा है सपोज 1600 रुपए। 1600 वहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ 1050 चाहिए था, नहीं बराबर है ना? 100 यूनिट थे, 50 एक्स्ट्रा बना रहा हूं, 150 यूनिट हुए ना, तो 1000 के जगह 1600 खर्चा आ रहा है। तो मैंने एडिशनल यूनिट कितने बनाए? 50, और एडिशनल खर्चा कितना आया? 600 रुपए। तो 600 ये एडिशनल एक्सपेंस हुआ ना, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब मेरे कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने की वजह से तो एडिशनल एक्सपेंस आता है, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और पर यूनिट देखो 600 रुपए एडिशनल खर्चा आया ना 50 यूनिट के लिए, तो 600 डिवाइड बाय 50 मतलब पर यूनिट कितना खर्चा बढ़ा? 12 रुपए। ये पर यूनिट हुआ ना, ये हुआ मार्जिनल। ओके, आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल। मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था जिसके लिए 1000 रुपए लग रहे थे, अब मैं 150 यूनिट बनाना चाहता हूं, मतलब 50 एक्स्ट्रा, तो मेरा खर्चा 1600 हो रहा है, तो एडिशनल 50 यूनिट के लिए एडिशनल 600 का खर्चा, ये हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मार्जिनल की, तो उसमें हमें पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। भाई टोटल खर्चा कितने से चेंज हुआ? 600 से, डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितने चेंज हुए? 50। 600 डिवाइड बाय 50 12 रुपए, ये आ गया मार्जिन। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर एग्रीगेट चेंज इन द कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द फर्म। तो फर्म के डिसीजन के किसी डिसीजन की वजह से टोटल जो एक्सपेंस में चेंज होता है ना, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंटल और मार्जिनल के बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखते हैं क्या है ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्या लोचा है सर? ठंडू, पहली बात तो बता दूं, फ्यू मिनट्स बचे, चिल 7, और इसके बाद एक लास्ट टाइम बचाओ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब देखो, कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द फर्म, तब जो खर्चा हम करते हैं ना वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। So this cost of refers to money payment made for use of raw material, payment to labor, money of power, fuel, rent and so on. तो जो एक्सपेंस के लिए, जो कॉस्ट के लिए हम एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं, ये होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो अकाउंटेंट ट्रेडिशनली इंक्लूड ओनली एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो अकाउंटेंट नॉर्मली यही एक्सपेंडिचर लेते हैं जो एक्चुअल में हम पे करते हैं, तो बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये इम्प्लिसिट क्या होता है? These are the other services for which no contractual payments are made. That is, no actual expenditure is. सर आप बोल रहे हो एक्सपेंडिचर हुआ और फिर आप बोल रहे हो पैसा दिया भी नहीं, मतलब क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जिसके लिए हमने एक्चुअल में पैसा दिया। तो इम्प्लिसिट क्या होता है? देखो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं खुद काम कर रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब दूसरी जगह पे नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये कॉस्ट भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे ही है। सो देखो, द एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही एग्जांपल हो गया, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट का। ठीक है, अगर मैं क्लास में मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए क्लासेस में, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट ना करता तो शायद से मैं इसकी एफडी करता, तो बैंक में अगर एफडी करता तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, जो अभी मुझे नहीं मिलने वाला, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हम कहीं पे भी कंसीडर नहीं करते, अकाउंटिंग में ये नहीं आता, एक्सेप्ट ध्यान दो, कहानी में ट्विस्ट है,
क्या क्या दिया देखो, देयर इज ओनली वन इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट अपीयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो कौन सी है? डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम होना। एसेट की वैल्यू कम होती है मतलब हम इसको पैसा देते हैं क्या? नहीं, इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसमें हमसे कैश नहीं जा रहा है, तो ये एक ही इकलौती ऐसी कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसमें हम पैसा नहीं दे रहे, फिर भी अकाउंटिंग में वो कंसीडर की जाती है। ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। यस, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। आगे लास्ट टाइप तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। यस, देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हम देख भी चुके हैं। यस दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इट इज द कॉस्ट व्हिच नॉट एक्चुअली इनकर्ड बट वुड हैव बीन इनकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स। अगर सेल्फ ओन्ड में खुद अगर नहीं मैनेज करता के किसी, शायद से मुझे मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता, उसको पेमेंट करता, या फिर अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं कहीं पे जॉब करता तो मुझे पैसा मिलता, तो अभी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो रिसोर्सेस है, देखो फार्मर डिसाइड टू ग्रो व्हीट इंस्टेड ऑफ, फार्मर ने क्या डिसाइड किया, आपल्याला गहू लावायचा, तांदूळ नहीं लावायचा, भात नहीं लावायचा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हीट, अगर उसने गेहूं लगाया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? राइस की राइस नहीं लगा सकता ना वो, अगर वो गेहूं लगा रहा है तो राइस नहीं लगा रहा है, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी इज सैक्रिफाइस। जो अपॉर्चुनिटी आपने सैक्रिफाइस कर दिया, ये होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस देख के एंड करते, लेकिन आपके चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर रुकते हैं। सिग्निफिकेंस का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर एंड मोर एनर्जी। पेशेंस बनाए रखें। प्रैक्टिकल सब मेरी सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकल बनाने का हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते रहेंगे, बट उसके लिए कोई भी लेक्चर मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय।